हेलो दोस्तों, बीडीएस न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं और आप सभी को प्रणाम करता हूं। आशा करता हूं आप अच्छे से होंगे। आज एक नए टॉपिक के साथ आप लोग के साथ आया हूं और टॉपिक है एक आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा जी, जिन्होंने एक विवादित बयान दिया है। यहाँ विवादित बयान इसलिए माने रखता है कि एक आईएएस अधिकारी ने दिया है। कोई आम नागरिक दे वो भी हो जाता है, लेकिन एक आईएएस अधिकारी अगर दे रहा है तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। फिलहाल उसके बारे में आगे बात करेंगे, उन्होंने क्या कहा, उसके बारे में उन्होंने क्या आगे कदम उठाए। लेकिन अब आते हैं उनके बयान के बारे में। बयान से पहले मैं जानना आपको बताना चाहता हूं कि हमारे लोकतंत्र के चार स्तंभ हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको पॉलिटिक्स पढ़ा रहा हूँ। पॉलिटिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, उसके कुछ रीजन इससे जुड़े हुए हैं। ये आईएएस साहब के आईएएस में जो मैं नाम ले रहा हूँ, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये आईएएस साहब का जो बयान है वो कुछ ना कुछ इससे जुड़ा हुआ, ये इस लोकतंत्र के जो चार स्तंभ है उनसे जुड़ा हुआ है। आप इस चीज को पहले सुनिएगा, मैं इसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद बाद में आपको इसके बारे में पूरा डिफाइन करूंगा कैसे क्या हुआ। पहले आए जानते हैं, लोग आज जानते भी होंगे लेकिन फिर एक बार जान लें आप लोग। लोकतंत्र के चार स्तंभ माने गए हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता या मीडिया। आप लोग इसको अच्छे से जानते हैं। इनके काम भी आप जानते होंगे। विधायिका, विधायिका मतलब संसद, समझ लीजिए संसद, राज्यसभा और राष्ट्रपति जी, ये मिलके जब कोई चीज विधेयक को पारित कर देते हैं तो एक कानून बन जाता है। तो विधायिका का काम है देश के लिए कानून बनाना। कार्यपालिका, इस बात पर गौर करिएगा, कार्यपालिका में ही आईएएस साहब आते हैं। और मेरे हिसाब से, मेरे इंडिविजुअल हिसाब से, या आप लोग भी चाहे गांव से जुड़े हो चाहे शहर से जुड़े हो, कार्यपालिका का सबसे बड़ा अगर कोई माना जाएगा तो वो आईएएस अधिकारी ही माना जाएगा। सबसे बड़ी चीज ये है, जो कानून बन के आएगा विधायिका से उसको लागू इंप्लीमेशन कौन करेगा? उसको आईएएस साहब कराते हैं। हम इनको जिले का राजा बोलते हैं, राजा शब्द इसमें नहीं है, अब कोई राजा नहीं रह गया है। लेकिन लोग कहते हैं अरे जिले के राजा हैं भाई, और हैं, वो बोला नहीं जाएगा, लेकिन जिले के राजा हैं आईएएस साहब, डीएम साहब। इनको आप हल्के में नहीं ले सकते। जिले का पहला नागरिक उसको मानिए, वो राजा है। किसी को, प्रधानमंत्री को मना कर सकता है कि मेरी सीमा के मत अंदर मत आइए, आप मेरी जिले की सीमा के अंदर आप मत आइए, नहीं तो आपके आने से यहाँ पर कुछ भी गलत गतिविधियां हो सकती हैं, उपद्रव हो सकता है, कुछ भी कर सकता है, धारा 144 लगा सकता है। बहुत अथॉरिटी है उसके अंदर। ये राजा सचमुच का है, बस बोल नहीं सकते। तो वही आईएएस साहब थे जिनका नाम है संतोष वर्मा। मध्य प्रदेश के एक आईएएस थे। अभी आगे मैं इनके बारे में बात करूंगा। तो विधायिका हो गई, कार्यपालिका हो गई, न्यायपालिका के बारे में आप जान ही रहे हैं। जो विधायिका ने जो कानून बनाया है वो संविधान में फिट बैठता है, सही है कि नहीं सही है, उसके बारे में निर्णय लेगा और न्याय करेगा, जैसे करता है। अगर संसद कोई गलत संविधान बना देता है, सॉरी कानून बना देता है, तो न्यायपालिका उसको देखती है, गलत है तुरंत मना कर देती है, गलत है ये नहीं माना जाएगा। और जो बन जाते हैं उस हिसाब से अपना, कोई उस तरह से मुकदमे आते हैं तो उन पर अपना न्याय देती है, निर्णय देती है। वो भी हमारे लिए भगवान है। भगवान भी दुनिया में, उनको हम नहीं बोल सकते लेकिन भगवान है। जब जज साहब की ताकत तब तक नहीं पता चलती है जब तक आपका कोई मुकदमा ना हो। जिस दिन आपका कोई मुकदमा होगा, चाहे लोअर कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे जो है सुप्रीम कोर्ट हो, तो आपको जज साहब भगवान ही नजर आएंगे। और हैं वो भगवान, उसमें भगवान ही हो जाते हैं। कितना भी बड़ा आ जाए वो चैम्बर में जाकर खड़ा होगा, बहुत ताकत है। मीडिया कोई भी गलत काम देश के अंदर हो रहा है उसको उजागर करती है, पूरी स्वतंत्रता है उसको। उससे क्या है, एक बाउंड्री बन जाती है। कोई गलत चाहता है तो मीडिया उसको उजागर कर देती है, तो उसमें कहता है, सब लोग सोचते हैं नहीं, कार्यपालिका, विधायिका
सब लोग सोचते हैं नहीं जो है ये गलत हो रहा है, अभी हाईलाइट हो जाएगा, न्यायपालिका हमको पकड़ लेगी। न्यायपालिका पूरा मॉनिटर करती है इनको, बहुत पावर है इन चारों को, चारों अपनी अपनी जगह पे बहुत पावरफुल हैं। तो हमारे आईएएस साहब जो जुड़े थे वो किससे जुड़े थे? कार्यपालिका से जुड़े हुए हैं। आप बात को समझिए, जो संविधान, जो कानून बन रहा है उसको इम्प्लीमेंटेशन कराना, उसको लागू करना, उस कानून को उसके हिसाब से चलना। जितनी सामाजिक नीतियां बन रही हैं, कल्याण नीतियां बन रही हैं, जो भी कुछ बन रहा है, जो आप मनरेगा वगैरह सुन रहे हैं, विधवा पेंशन सुन रहे हैं, और ये छोटी मोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत योजनाएं आती हैं, ये बन के वहां से आ रही है, संसद से। लागू कौन कर रहा है? धरती पे कौन ला रहा है? ये आईएएस साहब ला रहे हैं। आप इनको समझिए, कितनी बड़ी पावर है। अब मैं आता हूं, चार चीजें जान गए। लोकतंत्र का स्तंभ जो बोला जाता है चार है: कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया या पत्रकारिता जिनको आप बोलेंगे। अगले कदम पर फिर मैं आ रहा हूं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला हुआ है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए या विकसित भारत बनाने के लिए चार चीजें क्या बहुत महत्वपूर्ण है, जिनको हमको ध्यान देना है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है, और वो बात बिल्कुल फैक्ट बोली है उन्होंने, गलत नहीं है वो चीज। मैं इस पे भी क्यों आ रहा हूं, आपको लग रहा होगा क्या फालतू की बातें कर रहे हैं, लेकिन सब रिलेटेड है भी। मैं रिलेट करूंगा उस चीज को मैं रिलेट करूंगा। आप भी एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ये बिल्कुल सही इन्होंने बोला है। अभी आपको लग रहा होगा तो पढ़ा रहे हैं हमको, ये हमको वो संविधान पढ़ा रहे हैं। नहीं, संविधान नहीं पढ़ा रहा हूं। पहले मैंने आपको बताया कि लोकतंत्र के चार स्तंभ कौन है। अब प्रधानमंत्री जी ने बोला है भारत एक विकसित भारत बनने के लिए चार चीजें क्या हमको ध्यान देनी है। बहुत अच्छी चीजें प्रधानमंत्री जी ने बोली है, मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उनकी दूरदृष्टि इतनी अच्छी है और बहुत अच्छा उन्होंने दिया है। और ये भी ध्यान दीजिए, चार चीजें उन्होंने भी बोली हैं कि भारत एक विकसित राष्ट्र कब बनेगा, तो चार चीजों पे उन्होंने जोर दिया है। और पहला जो उन्होंने दिया है वो दिया है महिला सशक्तिकरण, और आईएएस साहब ने उसी पर अटैक किया है। चाहे किसी भी जात धर्म की महिला हो, महिला तो महिला है, कैसे अटैक कर दिया आपने, और इतना भद्दा अटैक। उनका स्टेटमेंट क्या था वो भी मैं सुनाऊंगा। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि मैंने पहला वाला चीज क्यों सुनाया, लोकतंत्र के चार स्तंभ और प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत कब अच्छा होगा। ये मैं धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने इतना अच्छा दूरदृष्टि ले आया, इतनी अच्छी दूरदृष्टि है उनकी। तो पहला उन्होंने जो पॉइंट रखा है महिला सशक्तिकरण का रखा है। ये आप लोग नहीं समझते रहे होंगे आज तक, आपको बस सुनाई देता रहा महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण नहीं सुनते रहे होंगे। उन्होंने विकसित भारत में दिया, विकसित भारत तब होगा जब महिला सशक्तिकरण पहले नंबर पर रखा जाएगा, और वो कर भी रहे हैं। बहुत योजनाएं हैं जो महिलाओं की लागू की गई हैं, इसके लिए प्रधानमंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं। हम लोग को धन्यवाद मिलना चाहिए उनको। अब आते हैं दूसरा, उन्होंने क्या कहा, युवा के ऊपर जोर दिया उन्होंने। तो युवा के ऊपर बहुत बुराइयां हो रही हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है। 2 करोड़ का वादा उन्होंने हर साल किया था, पूरा नहीं किया। चलिए वो सब बातें चलती हैं, वो चलती रहेंगी, लेकिन जो आज का टॉपिक है हम उस पर बात करेंगे। आज का टॉपिक जो है महिला का ऊपर है, इस पेपर महिला का एक अपमान हुआ है, उस पर हम जाएंगे। तो दूसरा, पहला उन्होंने दिया महिला सशक्तिकरण, भारत विकसित भारत करोगा, महिला सशक्तिकरण। दूसरा युवा पे दिया, युवा मतलब है कि रोजगार वगैरह उनको दीजिए, उनकी स्किल बढ़ाइए, जैसे वो अपनी दुकानें वगैरह खोल सकें, टेक्नोलॉजी वगैरह कोई वर्क कर सके। और तीसरा उन्होंने कहा कि गरीब जो है, तीसरा टॉपिक उनका था गरीबी। गरीब मतलब, तो गरीब को मतलब इनकम बढ़ाई जाए, गरीब जो है विकसित होगा। जब गरीब विकसित होगा तो देश अपने आप तरक्की करेगा। थॉट कितनी अच्छी थी प्रधानमंत्री जी की, थी नहीं है। और चौथा उन्होंने कहा किसान और पशुपालक। तो आप समझिए कि जो चार चीजें उन्होंने बताई, प्रधानमंत्री जी ने कहा है विकसित भारत तब बनेगा जब ये चार चीजें होगी: महिला सशक्तिकरण, युवा, गरीब, तीसरा था गरीब, और चौथा है किसान और पशुपालक, मतलब जो पशुपाल के, गाय भैंस पाल के दूध कर रहे हैं, इनके सबके लिए था।
उसमें मछली वगैरह भी आ जाएंगी। तो आप समझिए कि इस चीज़ पे प्रधानमंत्री जी ने, उनकी दूरदृष्टि का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि बहुत अच्छा उनका दृष्टि था। लेकिन पहला उन्होंने दिया है कि महिला सशक्तिकरण, जब इस पर हम महिला सशक्तिकरण मतलब महिला को इतना हम पावरफुल बनाएंगे कि वो सेल्फ डिपेंडेंट होगी, वो आदिकाल में नहीं चली जाएगी जैसे पहले होता था, या आज के 50 साल पहले तक जो हो रहा था, वोट का अधिकार नहीं था, और भी शोषण आप लोग जानते रहे, बताने की जरूरत नहीं, बहुत शोषण हुए महिलाओं के ऊपर। यहां तक कि वोट देने का अधिकार भी पता नहीं कितने जोर जबरदस्ती के बाद लागू हुआ, वो भी यूरोप वगैरह में, फ्रांस में लागू हुआ, उसके बाद यहाँ पे हुआ। मैं गलत भी कहीं हो सकता हूं, इसलिए इस पर आप ज्यादा जोर मत दीजिएगा, अभी वोट का इसमें नहीं मामला चल रहा है। तो प्रधानमंत्री जी ने जो 4 टॉपिक रखे भारत विकसित में लिए, पहला इसमें महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया। इसीलिए मैंने पहले आपको संविधान लोकतंत्र के 4 स्तंभ बताए कि क्या पावर है आईएएस साहब की। कार्यपालिका जो होती है उसमें आईएएस साहब आते हैं और वही हेड है, वही जितनी योजनाएं बन के आ रही हैं संसद से लागू करते हैं अपने जिले के अंदर। ऐसे पूरे देश भारत के अंदर जिले हैं, सब जिले में सब डीएम साहब लागू करते हैं, जो नहीं करता उनके ऊपर कड़ाई करते हैं, जो लोअर के अधिकारी हैं। आप पावर को समझें। और प्रधानमंत्री जी उसके बाद आते हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने कहा भारत विकसित के लिए 4 चीजें बहुत जरूरी हैं, इनको मजबूत हमको करना है। थॉट बहुत अच्छी थी और कर भी रहे हैं वो। तो उन्होंने कहा, पहला उन्होंने दिया महिला सशक्तिकरण, महिला को मजबूत बनाओ, और आईएएस साहब ने उसी पर वार कर दिया। बात सोचने की ये है। अब आईएएस साहब ने ये मामला कैसे उठा, अब उस पर आते हैं। ये आईएएस साहब हैं, मध्य प्रदेश के आईएएस हैं, इनका नाम है संतोष वर्मा। ये आईएएस हैं, संतोष वर्मा इनका नाम है। और एक कोई इनकी संस्था है, थोड़ा नाम टिपिकल था इसलिए मैंने लिख के उसको रखा हुआ है कि थोड़ा बोलने में कंफ्यूजन ना हो जाए, गलत ना हो जाए। उसको कहते हैं अजाकस, AJJAKS। इसका फुल फॉर्म है अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ। ये जो अजाकस जो था, जो है, उसके ये प्रदेश अध्यक्ष थे एमपी के, और आईएएस थे ही, है ही। तो सोचिए, एक पढ़ा लिखा इंसान जब इस तरह का बातें बोलता है तो तकलीफ नहीं होगी। अब उनका स्टेटमेंट क्या था? ये अजाकस के प्रदेश अध्यक्ष थे। एक संघ है वहां पर, जैसे यूनियन होता है वैसे एक यूनियन थी, उसका फुल फॉर्म था अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ। मतलब अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति मतलब एससी और एसटी, और जो कर्मचारी थे, कर्मचारी मतलब आपका गवर्नमेंट का होगा प्रदेश का, उसके ये अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के जो कर्मचारी थे, उनके प्रदेश के, एमपी प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, उनके प्रदेश अध्यक्ष थे संतोष वर्मा जी, आईएएस थे ही। तो 2 इनके पास वो थे। ये तो मान लीजिए कि टेम्परेरी रहता है, लेकिन ये तो भाई 60 साल तक आप रहेंगे ही आईएएस, और भी तरक्की करेंगे। कल हो सकता है प्रधानमंत्री जी के ही सचिव बन जाए, बनेंगे ही। भाई देश यही चला रहे हैं, देश की नीतियां ही कर रहे हैं। बोला मैं आपको, राजा हैं, बस हम बोलते हैं, बोल नहीं सकते, और है राजा, बहुत ताकत है। तो ऐसा आदमी जब ऐसी बातें विवाद में आता है तो बहुत तकलीफ होती है। तो ये अजाकस की मीटिंग हो रही थी, मतलब इनका सम्मेलन हो रहा था, उसके प्रदेश अध्यक्ष थे ही, तो अध्यक्षता ही करेंगे। तीनों ने भाषण क्या दिया, वो आरक्षण एक मुद्दा था। अब क्यों आरक्षण वहां मुद्दा उठ गया, ये ताज्जुब की बात है, लेकिन हो सकता है कोई बातें ऐसी आई हुई कि उन्होंने उठा दिया वहां पर। तो उनका क्या था, मैं डिक्टो वही पढ़ रहा हूँ जो मीडिया में निकला हुआ है, कुछ पेपरों से मैंने कटिंग ली है, उसमें निकला, वही मैं पढ़ूंगा, नहीं तो इधर उधर हो सकता है बातें। और लगभग मैं कई उसमें ऑनलाइन भी ये चीज़ें देखा हूँ, गूगल वगैरह पे भी देखा हूँ, कई पेपरों को मैंने देखा है, तो लैंग्वेज लगभग सेम है सबकी, जो उन्होंने बोला था, कोई हेरफेर नहीं है। 1 आध 2 वर्ड इधर से उधर है, लेकिन वही है, तो वही मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। उन्होंने
स्टेटमेंट क्या दिया था, और यह आरक्षण से संबंधित था। मैं स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुनाऊंगा क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए। ये किसी की प्रतिष्ठा की सवाल है, संतोष वर्मा जी की भी प्रतिष्ठा की सब बातें हैं इसमें। तो किसी को मिसगाइड, अगर एक वर्ड मेरा गलत निकलेगा तो उस इंसान की मैं फजीयत मेरी भी तो होगी, और उस बेचारे की जो इज्जत बनी थोड़ी बहुत बची तो है ही है। उनकी इज्जत कौन ले लेगा, क्या कर लेगा, सब अच्छा है। तो उन्होंने क्या बोला था उस प्रदेश अध्यक्ष साहब ने, जो अजाकस जो वो संस्था इनका संघ था, उसके प्रदेश अध्यक्ष थे संतोष वर्मा जी, क्या बोला था मैं बता रहा हूं, डिक्टो वही। इन्होंने कहा था जब तक एक ब्राह्मण, ये पहले बात इन्होंने विवादित बयान दिया आरक्षण पर, ये आरक्षण पे था, तो अब मैं उसको बता रहा हूं क्या था। जब तक एक ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं कर देता, जब तक एक ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं कर देता, अब दूसरा, पहली शर्त ये थी और दूसरा क्या था, या मतलब या इसको कर ले, दान दे दे, या जब तक एक ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं कर देता या मेरे बेटे के साथ संबंध स्थापित नहीं कर लेता, तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। दो शर्त या में किया। क्या बोला इन्होंने कि जब तक एक ब्राह्मण अपनी बेटी को दान नहीं कर देता, मतलब किसी को दे दे, किसी भी जात धर्म के बारे में शब्द बोल के देखिए, लाइन बोल के, वाक्य बोल के देखिए, जो वाक्य बोला गया है। जब तक एक ब्राह्मण अपनी बेटी को दान नहीं दे देता, दान नहीं मतलब किसी को दान दे दे, जैसे अपना पैसा दान दे देते हैं, अपनी शर्ट दान दे देते हैं, अपनी टी शर्ट दान दे रहे हैं ना, दान मतलब अब मेरी चीज वो नहीं रह गई, अरे वो मेरी बेटी है, दान नहीं देता, या मेरे बेटे के साथ संबंध स्थापित नहीं कर लेता, मतलब वो लड़की जो है उनके बेटे के साथ, आइए साहब के मेरे बेटे मतलब तो यही हुआ मेरे हिसाब से, या कोई भी अपने आप को ले सकता है, मेरे बेटे के साथ संबंध स्थापित नहीं कर लेता तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। ये बात उठी क्यों, और ब्राह्मण कास्ट को ही क्यों पकड़ा गया? क्या ब्राह्मण का कोई ईमान नहीं है, जो चाहेगा गाली देके चला जाएगा? अगर मैं संतोष वर्मा जी से बोलूं कि आपके ऊपर ही बोला गया होता और यहां पर ब्राह्मण शब्द ना होकर वर्मा शब्द हो गया होता, तो आप बताएं संतोष वर्मा आईएएस साहब जी, आपकी मनोस्थिति क्या होती? तो ऐसा बयान नहीं देना चाहिए कि जिससे एक समाज को काफी दर्द हो और दर्द कभी भुलाया ना जा सके, और बाद में आप भी, जिंदगी इतनी छोटी नहीं है, वो आपकी पुश्ते भी उस चीज को लोग बोलते हैं कि इनके बाप ने ऐसा बोला था, वो पुश्त दर पुश्त ऐसी कुछ चीजें निकल जाती हैं। कहा गया कमान से निकला तीर वापस जैसे नहीं आ सकता, वैसे जुबान से निकली चीजें भी, शब्द भी वापस नहीं आ सकते। तो बोला तो आपने है ही है। फिलहाल इन्होंने अभी तक कोई एफआईआर इसके ऊपर नहीं हुई। 7 दिन का मेरे ख्याल से एमपी सरकार ने इनको दिया था कि आप अपना जवाब दीजिए, आपके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। एमपी सरकार ने अपना फर्ज निभाया। 7 दिन समय दिया जाता है, सबको दिया जाता है कि आपने ऐसा क्यों बोला, उसको बताएं आप। अगर संतुष्ट लगेगा तो एमपी सरकार कोई उस पर नहीं करेगी, नीति करेगी। फिलहाल वो बात की बातें उसको छोड़ दी जाए, वो सरकार देखेगी अपना। यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स न की जाए कि वहाँ भाजपा की सरकार है, भाजपा एक्शन ले, ऐसा कुछ नहीं है। उसको आप छोड़ दीजिए सरकार के ऊपर। बात आ रही संतोष जी के ऊपर, किसी भी इंसान के ऊपर। ऐसे किसी धर्म जात के बारे में आप बोलेंगे, ये निहायत गलत है। और आईएएस अधिकारी जिसको मैंने कहा कि वो जिले का राजा है, अब एक ब्राह्मण आपके पास फरियाद लेके जाएगा संतोष जी, आप क्या न्याय करते रहे होंगे उसके साथ कि साहब हमारी जमीन कब्जा हो जाती है, ब्राह्मण और अदर कोई कास्ट कब्जा कर रही है उसके ऊपर। तो आप बताएं संतोष वर्मा जी, आइए साहब, आप क्या उस पे
क्या निर्णय देते रहे होंगे? आप तो प्री माइंडेड रहे होंगे कि ब्राह्मण ऐसा है। जब ये सोच है आपकी, तो आप ब्राह्मण को सही न्याय दे पाएंगे? और संतोष वर्मा आईएएस साहब देश की 70% से ज्यादा या 1% कम होगी, 2% वो गांव में निवास करती है। बेचारा पढ़ा लिखा नहीं होता है, ज्यादा धन बल में मजबूत नहीं होता है। एक गरीब किस तरह आता रहा होगा, और आप क्या निर्णय देते रहे होंगे एक ब्राह्मण के साथ, चाहे वो औरत रही हो, चाहे लड़की रही हो, चाहे आदमी रहा हो, चाहे एक लड़का रहा हो, चाहे छोटा बच्चा रहा हो ब्राह्मण का। आप क्या इंसाफ देते रहे होंगे? बात यहां आती है, वही मैंने आपको बताया था कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, जिसमें कार्यपालिका आती है, और कार्यपालिका का हेड अगर माना जाए तो उसमें आईएएस ही होता है, और आईएएस जिले का राजा है। अगर वो चाह ले तो जिले का पत्ता नहीं हिल सकता, पत्ते पत्ते पुलिस बैठा सकता है, प्रधानमंत्री को मना कर सकता है कि मेरे जिले के क्षेत्र में आप एंट्री नहीं करेंगे। किसी अपराधी को बोल सकता है कि आप इतने दिन तक हमारे क्षेत्र के अंदर नहीं घुस सकते हैं। क्या क्या पावर दी है। सब जमीनों का हकदार है, जिसको चाहे पट्टा दे सकता है, गरीब को, जिसको समझे जो सही हो। मैं मतलब पावर बता रहा हूं। जितनी योजनाएं देश की हैं उस आ रही हैं। आप आइए साहब, ऐसी बातें करेंगे तो जनता कहां जाएगी? और ब्राह्मणों के बारे में आप बोल रहे हैं, क्या किया है ब्राह्मण ने आपका? अरे पिछला इतिहास छोड़ दीजिए, पिछला इतिहास देखेंगे तो बहुत कुछ हुआ है इस देश में। कभी आप मुसलमान को देखेंगे, मुगल को, कभी चंगेज खां को देखेंगे, कभी इब्राहिम लोदी को देखेंगे। अब कुछ नहीं बचा तो ब्राह्मण मिल गया, और कभी कोई मिल जाएगा। ये सब बात, आप तो पढ़े लिखे हैं, आप अपनी कुर्सी की गरिमा को बचाए रखते। आपके बोलने से आईएएस लॉबी बदनाम हुई है, खासकर बैकवर्ड क्लास जो लॉबी है, अनुसूचित जात जनजाति या ओबीसी वर्ग, वो बदनाम हुआ है। किस मकसद? अब वो कोई भी निर्णय देगा ब्राह्मण का, जब उसके पास फरियाद लेके एक ब्राह्मण परिवार जाएगा या ब्राह्मण जाएगा, तो खूब बाहर बोल सकता है जाके, कह रहे हम जातिवाद निभाए, यहां जैसे संतोष जी बोले रहे हैं आईएएस साहब हुआ का एमपी के। आपने चीज नहीं सोचा? आपको चीज सोचना चाहिए था। आपने बहुत बड़ी बात बोली है। फिलहाल सुनने में आ रहा है कि संतोष वर्मा जी ने, आईएएस साहब ने माफी मांग ली है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी की भावनाओं को ठेस लगा, मेरा मकसद नहीं था, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं। तो माफी उन्होंने मांग ली है, उस पर कोई विवाद अब न खड़ा किया जाए कि उन्होंने माफी नहीं मांगी है। ठीक है, अगर कोई जो है सुधार कर ले रहा है तो कोई इसमें नहीं है, लेकिन आपसे अनुरोध है संतोष वर्मा जी, इस चीज का ख्याल करें कि आपकी एक लैंग्वेज, गलत लैंग्वेज आपने, मैं समझ रहा हूं कि कुछ नहीं बोला, आपने इतने कार्यकर्ता देखे, इतना हुजूम देखा। कर्मचारी छोटे मोटे नहीं होते हैं, संख्या नहीं होती है। जब वो आपने देखा होगा तो हो सकता है जो उसमें बोल गए हों, बाद में आपको रियलाइज हुआ हो कि आपने क्या बोल दिया। लेकिन आप ध्यान रखिए, ब्राह्मण भी गरीब होता है, और मेरे ख्याल से गरीबी ब्राह्मण, अब मैं ब्राह्मण हूं तो ये मत सोचिए कि मैं ब्राह्मण हूं इसलिए ब्राह्मण की फेवर में बात कर रहा हूं। मैं एक इंसान की उसमें बात कर रहा हूं इस समय। मैं भी तो आपको बोल सकता था कि आप बैकवर्ड में हैं, ऐसा है वैसा है, लेकिन ये बातें नहीं होनी चाहिए। मैं सीधे टॉपिक पे इसी बात कर रहा हूं कि आपसे अनुरोध है, हर आईएएस साहब से अनुरोध है मेरा हाथ जोड़कर, जनता बहुत विश्वास से जाती है आपके पास। आप ही मालिक हो उसके, आप ही राजा हो। चाहे आईपीएस साहब हो, लास्ट फरियाद आप ही लोग हैं एक जिले के, उसके बाद वो मुख्यमंत्री के पास जाता है। और आप जो चाहे लोगे ना, आईएएस साहब, डीएम साहब और आईपीएस साहब, कप्तान कहते हैं। आईपीएस साहब को कप्तान कहते हैं। कप्तान कौन होता है? जो नेतृत्व करता है, सेनापति है हमारे जिले का। आप लोग भगवान हैं आज की उसमें
तुलना नहीं मैं कर रहा हूं, नहीं मेरे ऊपर लगा दीजिए कि इनको भगवान बोला गया था इसके ऊपर मुकदमा करो। लेकिन हैं आप, तो आप लोग अपने पद की गरिमा का, मैं हाथ जोड़कर कर रहा हूं, आप लोग अपनी पद की गरिमा का ख्याल रखें। जातिवाद ये सब मत देखें। भगवान ने आपको इतनी अच्छी पोस्ट दी है, ऐसे नहीं मिलती। मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। मैंने तैयारी की है, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का टॉपर रहा हूं, मैंने तैयारी की है। 62% मेरे थे 99 में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीकॉम मैंने किया था। आईएएस का इंटरव्यू 2 बार दिया है। मैं समझता हूं रात दिन एक किया हूं, नहीं बन पाया। कितनी मुश्किल से बनते हैं। आप अपने पद का मजाक उड़वा रहे हैं। आपको लोग बोल रहे हैं ऐसा ऐसा बोला एक वर्मा ने, ऐसा बोला ऐसा बोला। चाहे आपने बोला था नहीं बोला था, बात उठी ना। धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी होती है। तो कुछ बातें तो ऐसी निकली थी ब्राह्मणों के बेटियों के खिलाफ आपकी कि लोग आपको ही बोले। और भी तो वहां पे लोग रहे थे लाखों की संख्या या हजारों की, 50,000 की संख्या रही होगी। उनका नाम क्यों नहीं आया? आप ही का नाम क्यों आया? ये साहब संतोष वर्मा जी, यहां पर वर्मा जी आपका बात नहीं है, आप पूरी आईएएस लॉबी कैटेगरी में आ गई है। कोई भी गरीब अब जाएगा अदर कास्ट का, चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बनिया हो, वो अब आपको शक की निगाह से देखेगा कि ये आदमी मेरे साथ न्याय करेगा कि नहीं करेगा। बात यहां खड़ा होता है, आप ही नहीं, आपकी आईएएस लॉबी जो बैकवर्ड क्लास की है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है, आप अपने पद, मैं फिर कह रहा हूं, आप राजा हो। हर इंसान कोई मुकाम नहीं मिलता है। आप अपने पद को पहचाने। लोगों का आरक्षण को आपको क्या जरूरत है? आपकी आने वाली पीढ़ियां तो आप ही को फॉलो करके बन जाएंगी। तैयारी कैसे होती है, कैसे क्वेश्चन मेंस में लिखे जाते हैं, कैसे प्रीलिम्स तैयारी की जाती है, कैसे आईएएस का इंटरव्यू, तो चलिए बात की बातें हैं। मेन तो है मेंस क्वालिफाई करना। आप तो सब जान रहे हो। ये क्या आरक्षण, ये सब क्या है? ये सब कहने के लिए एक मुद्दे बनाए गए हैं, कुछ नहीं रखा इनमें। अगर मैं आप अच्छे हैं, क्यों आप ही के कास्ट के कितने लड़के जनरल की सीटों में जाते हैं? कैसे जाते हैं? क्योंकि पढ़ने में ब्रिलियंट हैं, उनको रिजर्वेशन की जरूरत है ही नहीं है, वो जनरल की सीट में घुस गए। मतलब इतना अच्छा पढ़ने में है वो। तो आरक्षण, ये सब मुद्दे ये चलने दीजिए। हमारी विधायिका है, इसके लिए बैठी हुई है। जब वो हो जाएगा ना तो आप उसको लागू कर दीजिएगा, आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन आप अपने पति का गरिमा का ख्याल रखें। मैं हाथ जोड़कर आपसे अनुरोध कर रहा हूं, आपके वजह से आईएएस लॉबी बदनाम हुई है। जिंदगी में हर किसी को मुकाम नहीं मिलता। आप उस मुकाम में हो कि जब आप निकलते होगे गाड़ी लेकर, या जिस गांव की होगी, उधर आसपास के 4-5 जिले कहते होंगे संतोष वर्मा जी हमारे क्षेत्र के आईएएस हैं। सब संबंध जोड़ते होंगे आपसे। चाहे ब्राह्मण होता होगा, वो भी कहता होगा कि एक वर्मा, संतोष वर्मा है, हमारे घरे गए, हम काम करवा ले, जब बताया जाए को नहीं भेजे हैं। और जानता वो भी होगा कि आप उसको जानते ही नहीं होंगे। आप उस पोस्ट पर हैं। भगवान हर किसी को मुकाम नहीं देता। अगर आप अपने पे आ जाओगे तो कोई आज नेता आपसे जबरदस्ती काम भी नहीं करा सकता। खेमका जी हैं, थे हरियाणा के ना, जिन्होंने रावण बाड्रा के ऊपर केस किया था, उसी साइलाइट में हुआ आए थे। किसी का इंडिविजुअल मैं नाम लेके बदनामी नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी तारीफ ही कर रहा हूँ, खेमका जी की। 64 ट्रांसफर में उस समय जाना था कि 64 ट्रांसफर उनके हुए हैं। कितनी नौकरी उन्होंने की होगी? 64 ट्रांसफर उनके हुए थे। एक ईमानदारी। आप भी वैसे करिए। बस इतना समझिए कि मैं एक ब्राह्मण हूं। अगर मैं किसी बैकवर्ड को कुछ बोलूंगा तो मेरे बोलने से तो मैं तो अदना सा आदमी हूं। लेकिन कोई एक अच्छे पद का ब्राह्मण अगर कुछ बोलेगा, अगर इसी इसी एक आईएएस ब्राह्मण ने बोला होता, किसी बैकवर्ड क्लास के इंसान को बोला, बैकवर्ड क्लास को बोला होता लड़की की इस मैटर पर, जैसे आपका स्टेटमेंट जो भी रहा हो, तो ये तो समझिए कि बैकवर्ड क्लास कभी भी उस आईएएस के ऊपर विश्वास करता।
उस फॉरवर्ड क्लास के जो अधिकारी था, आईएएस था, करता? नहीं करता। आप देवतुल्य हो, आपका पैर लोग पकड़ लेते हैं, मैंने देखा है अपनी आंखों से। गरीब ऐसे पैर पे कूद जाता है आपके कि साहब न्याय दे दे, साहब बहुत परेशान है, हमारी जमीन कब्जा कर लेता है, हमारे साहब विधवा पेंशन बनाए दे, हमारे विकलांग पेंशन बनवाए दे। आप लोगों ने किया है, बहुत आईएसओ को मैंने देखा है, बैठे हैं जमीन पर, बैठ गए हैं विकलांग लोगों के साथ। उस विकलांग की स्थिति देखकर खुद जमीन पर बैठे हैं, खुद वहीं से फोन करके व्हील चेयर मंगवाइए, उसको दिए, और भी जितनी योजनाएं हैं तत्काल प्रभाव से लागू करवाइए। तो आप तो भगवान हैं, आप लोग इससे बचे। आप ही हैं तो देश है। आप कार्यपालिका हो। आप जात धर्म आरक्षण ये सब छोड़ दें, आप अपना काम अच्छे से कर देंगे ना तो सब जात धर्म का उद्धार हो जाएगा, किसी को रिजर्वेशन नहीं चाहिए। और गरीबी, ये प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं, देखेंगे, अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने उनका दिखाया, भारत विकसित में पहला उनका था महिला सशक्तिकरण, है, सॉरी था नहीं, है। उसके बाद युवा, महिला सशक्तिकरण को उन्होंने पहले नंबर पर रखा है, और आपने उसी को तमाचा मार दिया। फिलहाल जो बातें हुई हैं, कुछ करने से अब नहीं हो रहा है। आपने भी उस पर अपना व्यू रख दिया है, माफी तक मांग ली है, जहां तक मेरे पास अभी जानकारी आई है, मैंने कहीं उस पर देखा है। तो बातें खत्म हो चुकी हैं। लेकिन मैं फिर एक बार आईएएस लॉबी से अनुरोध करूंगा, और आईएएस और आईपीएस सर से, आप दोनों लोगों से मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगा कि आप लोग एक मिसाल पेश करें, जिस जिले में जाएं कि गरीब आपकी वाहवाही करे। हमारे यहाँ एक आईएएस साहब, आईपीएस साहब थे, मैं नाम लेके बोलूंगा, कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा, कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा मैं नाम लूंगा तो, लेकिन मैं लूंगा, अभी बता रहा हूं, मैं उनका नाम ले रहा हूं। हो सकता है आज कहीं आईजी वगैरह, डीआईजी तक तो मैं जान रहा था हो गए हैं। उनके पिताजी पुलिस प्रशासन में ही थे, बनारस में हवलदार थे मेरे ख्याल से, मैं जो सुना था। हम लोग भी उसमें तैयारी कर रहे थे, या और छोटे, हाँ तैयारी कर रहे थे उसमें, दिल्ली में। उनका नाम था अजय मिश्रा जी। अब सोचिए, मैं आपको ये लगभग 2000-2005 के बीच की बात बता रहा हूं। बहुत आईपीएस आए, अच्छे आईपीएस उसके बाद भी आए, जिन्होंने गुंडों के ऊपर काफी लगाम लगाई, लेकिन वो आईपीएस जो आया, अजय मिश्रा जी, किस पार्टी का नेता जो गुंडा बनकर गया हो, उन्होंने ना गिरा दिया हो उसको। गिराने का मतलब नहीं मारा, बेइज्जत कर दिया हो, गाड़ी में जीप में बैठा दिया हो। भाजपा की सरकार थी, भाजपा का जिला अध्यक्ष कोई बदतमीजी, उनसे बदतमीजी से बात किया, जीप में बैठलवा दिया उसको, ले चलो उसको था कोतवाली। ऐसा करिए, उसने जात धर्म नहीं देखा, और वो भी जान ले कि वो भाजपा का जिला अध्यक्ष ब्राह्मण था, और अजय मिश्रा जी खुद ब्राह्मण थे। यहां ब्राह्मण, ये देखिए इतफाकन वो आ गया, ब्राह्मण अजय मिश्रा जी निकल आए, लेकिन वो तेज तर्रार थे। आप सुल्तानपुर जिला आप पता करिएगा, उत्तर प्रदेश, एक आईपीएस आए थे, लोग आज भी कहते हैं, जो सच्चा इंसान होगा, बेईमान नहीं बोलेगा, या वो भी जात धर्म को लेके चलेगा तो बोलेगा नहीं वो गलत थे, लेकिन अगर इंसानियत के नाते बोलेगा तो बोलेगा हाँ वैसा आईपीएस अभी तक नहीं है यार। आप भी ऐसा काम करें वर्मा साहब, ताकत है आपके पास, गरीब आप ही पास आता है। मेरे आंखों में आंसू आ गए, दिखावटी आंसू नहीं, ग्लिसरीन लगा के बैठा हूं, मैं तैयारी किया हूं, मुझे नहीं मिला, मैं कुछ नहीं बन पाया। मैं समझता हूं कि कितनी मेहनत है। आपसे अनुरोध है, आईएएस और आईपीएस जितने भी इस देश के हैं, आप चाय लेंगे तो कोई कभी 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 कोई गरीब जो है बिना न्याय का नहीं लौटेगा यहां से। बहुत ताकत है आप लोग के अंदर, माफ करिएगा थोड़ा भावुक हो गया। 24 घंटे में 18 घंटे कमरे में रहता था, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं किया, नहीं बन पाया।
मेज तक गया, इंटरव्यू तक गया, पीसीएस में वगैरह आईएएस में भी गया। आज मैं जो फील कर रहा हूँ मैं जानता हूँ। तो आप लोग बने हैं तो कितना ये समझिए सौभाग्य, कितनी मेहनत आपने की है, मैं जान रहा हूँ, बताने की जरूरत नहीं है इसमें। लेकिन आप लोग अगर ऐसा करेंगे कि धर्म जात में बांटेंगे तब अच्छा नहीं लगता। आप देश को चाहोगे सुधार के रख दोगे। मैंने अजय मिश्रा जी को याद रखा है ना, मैंने नहीं, जितने भी अच्छे लोग होंगे, इंसान अगर होंगे तो अजय मिश्रा जी याद होंगे उनको। उन्होंने किसी पार्टी के नेता जो बदतमीजी किया नहीं छोड़ा। और मैं उस भाजपा जिला अध्यक्ष का नाम भी जानता हूं लेकिन मैं लूंगा नहीं। उन्होंने जीप में बैठलवा दिया था उसको, भाजपा की सरकार थी, मुझे याद नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से राजनाथ सिंह जी की सरकार थी उस समय, जो भी रहा हो, मुझे भाजपा का वो थे, भाजपा की सरकार थी। आप समझिए उस इंसान को। और उनके पिताजी बनारस में हवलदार थे। और ये भी जानिए कि वो हिंदी मीडियम के, उनकी ऑल इंडिया 5th रैंक थी, वो डीएम उनको मिला हुआ था। लेकिन उनके अंदर करने का कुछ जुनून था, क्योंकि आईपीएस में ज्यादा पॉसिबिलिटी है, लोग आते हैं ज्यादा फरियाद और ज्यादा मैनेज करते हैं जनता को, तो उन्होंने आईपीएस को चुना था। और आईएएस चुनते थे इसी ऑफिस में ऐसे बैठे रहते, केवल साइन होती रहती है, काम होता रहता। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं आईएएस काम नहीं करता, आईएएस बेचारा तो बहुत काम करता है, तो राजा में बोल ही दिया। लेकिन आईपीएस थोड़ा ज्यादा कानून व्यवस्था जुड़ा होता है, ज्यादा हार्डवर्क उसका पड़ जाता है, तो वो भी आराम से बैठे रहते। खेमका साहब थे, मुझे याद है, आपको भी, आप भी जानते होंगे उनको। तो सर हम लोग ऐसा, मैं अपनी बातों को यहीं पे खत्म कर रहा हूं कि जितने आईएएस और आईपीएस हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान हमारा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाता है, इधर गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। अगर आप लोग धर्म जात लेके चलोगे तो क्या होगा इस देश का। आप लोग ना करें। बहुत विश्वास करती है जनता। मैं बोला 70% जनता आज भी गांव में रहती है, जिसके पास ना धन है ना बल है, वो आपके पास जाते भी डरती है। भाई आप लोग योग्य हैं तो आप लोग प्लीज पोलाइट होके डांट दीजिए, लेकिन काम उनका कर दीजिए। और धर्म जात से देखेंगे तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा। अगर मेरी कोई बातें किसी भी आईएएस या आईपीएस या प्रधानमंत्री जी को, योगी जी को बुरी लगी हो तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूं। लेकिन मैं फिर यही अनुरोध करूंगा, एक आईएएस आईपीएस अगर जिले का सही निकल जाए तो जिला स्वर्ग बन सकता है। बहुत पावर है। तो आप अगर ऐसी शिक्षा दे देंगे कि ब्राह्मण की बेटी ये सब, तो कैसे हो जाएगा, देश कहां जाएगा। तो आपसे सबसे अनुरोध है, आईएएस आईपीएस लॉबी से हाथ जोड़कर मैं अनुरोध कर रहा हूं, आप लोग अपने जिले में अच्छे काम करें। पब्लिक से सब हमारे लिए बराबर है, कोई धर्म जात नहीं लेके चलनी है कि मैं ब्राह्मण हूं तो मैं ब्राह्मण का सपोर्ट करूंगा, मैं ठाकुर हूं तो ठाकुर का करूंगा, मैं बैकवर्ड हूं तो बैकवर्ड का करूंगा, मैं एससी हूं तो एससी करूंगा, मैं एसटी हूं तो एससी का काम केवल करूंगा। नहीं, आप अगर ऐसा करोगे तो बर्बाद हो जाएगा हिंदुस्तान। आपकी भी हम समझते हैं, आप लोग के ऊपर भी प्रेशर काफी ज्यादा रहते हैं, ऐसा नहीं है, प्रेशर बहुत ज्यादा आप लोग के ऊपर है, लेकिन आप अपना 70% भी प्रेशर, अरे 30% प्रेशर पड़ता है। जो विधायक वगैरह सत्ता पक्ष के रहते हैं, 70% तो आप पास है ना, और आप चाहेंगे स्वर्ग बन जाएगा। उसी 70% में मैं कहता हूं 30% में आप स्वर्ग बना दोगे जिले को, कि आम नागरिक आपका जिंदाबाद नारा लगाता रहेगा। पुलिस अधीक्षक साहब आपका, आईपीएस साहब जिनको बोलते हैं, और डीएम साहब आपका।
राजा हैं आप दोनों लोग, आप राजा तो वो सेनापति, और पब्लिक की नजर में दोनों राजा हैं। जब थाने में उसकी नहीं सुनी, चौकी पे नहीं सुनी जाती तो थाना जाता है, थाने पे नहीं सुनी जाती तो अंतिम उम्मीद उसकी पुलिस अधीक्षक साहब के यहाँ और डीएम साहब के यहाँ होती है। और जब वहां पर कोई जात धर्म से देखेगा तो आदमी क्या करेगा। बहुत उम्मीदें हैं आप लोग, मैं बोल दिया, इससे बड़ा कोई नहीं बोल सकता कि आप भगवान हैं। और ये पद किसी को ऐसे नहीं मिलता। आपने बहुत तपस्या की है, आपके माँ बाप ने, आपने बहुत तपस्या की है। मेरा वीडियो काफी लंबा हो गया क्योंकि मैं इस चीज से गुजरा हूं। कितनी मेहनत मैंने की है, नहीं बन पाया। और आप बने, बहुत भाग्यशाली हैं। कुछ कमियां रह गई मेरी तैयारी में, मैं उसको मानूंगा, किसी को ऊपर दोष नहीं दूंगा। आप लोग अच्छा से करें, जात धर्म में न फंसे। संतोष वर्मा जी, आपने माफी मांग ली है, बस बात वही खत्म हो चुकी है। जो करना होगा मध्य प्रदेश सरकार करेगी, और लोग इस पर अब कोई विवाद ना पैदा करें। मैं लोगों से भी यही अनुरोध करूंगा, हाँ, ब्राह्मण लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो उसके लिए वर्मा जी ने माफी मांग ली है, और उस पर मध्य प्रदेश सरकार जो कार्रवाई करना होगा करेगी। लेकिन इसको अब एक मुद्दा बनाकर हम खाई पैदा करें फॉरवर्ड क्लास और बैकवर्ड क्लास में, यह भी बहुत गलत होगा। तो हम लोगों को ये सब चीजें खत्म करनी है। सरकार हमसे ऊपर है, वो देखेगी। अब इस मुद्दे को न उछाला जाए। वर्मा जी ने माफी मांग ली है, जहां तक मेरे पास जानकारी आई है। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो का अंत करता हूं। वीडियो काफी लंबा हो चुका है, और सभी सब्सक्राइबर से निवेदन है, मेरा ये नया चैनल है, इस पे आप लोग व्यू बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जहां तक जो चीज पॉसिबल हो करते रहें, कि मेरा और हौसला बुलंद हो और मैं नए नए इस तरह का वीडियो, इसी तरह का टॉपिक लेकर आता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।